हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे संगमकालीन आर्थिक और सामाजिक स्थिति। और इस समय की अगर हम बात करें तो जो संगम काल था वो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। राजा जो है सर्वोच्च शक्ति रखता था और राजा के लिए जनता जो थी, प्रजा जो थी वो सर्वोपरि थी और उसके लिए सभा भी लगती थी। आपको पता है, इससे पहले वाला जो वीडियो था संगम काल का उसे जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें कुछ शब्दावलियों को मैंने बताया है, वहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जो इनकी राज्यसभा थी जिसको हम नालवे बोलते थे, उस राज्यसभा में क्या था, जनता की दिक्कतों को सुनता था, परेशानियों को, और उनके समाधान के लिए वो जो है उपचार भी करते थे। नाम क्या था उसका, नालवे। एक तरीके की न्यायपालिका थी, न्याय का कार्य करती थी ये राज्यसभा जो थी। राजा की राजधानी में ये हुआ करती थी। तो राजतंत्रात्मक था, वंशानुगत था, राजा की शक्ति सर्वोच्च थी और राजा के लिए जो प्रजा थी वो सर्वोपरि थी और होनी भी चाहिए, है ना। राजा की जो राजधानी थी वहीं पर राज्यसभा थी जिसको बोलते थे नालवे। पहले वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। शासक जो थे वो ब्राह्मण मतानुयायी थे और ब्राह्मणों को प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार दिया जाता था और सुविधाएं भी काफी प्रदान की जाती थी। ठीक है। अब शासक की अगर बात करें तो शासक युद्ध प्रेमी होते थे और चक्रवर्ती सम्राट बनने की भी इच्छा रखते थे, अभिलाषा रखते थे। तो शासक युद्ध प्रेमी हुआ करते थे। राजा पर अंकुश लगाने के लिए 5 समितियों का गठन किया गया था और इनका भी मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया है बहुत अच्छे से, तो वहां देख लीजिएगा। राजदूत, दूतार, गुप्तचर, ओरार। गुप्तचर आपको पता है मौर्य पीरियड में गुप्तचर को क्या बोलते थे, गूढ़ पुरुष बोलते थे। और जो चाणक्य है ना, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में 15 पार्ट्स में है वो अर्थशास्त्र, उसमें संस्था और संचार का शब्दों का प्रयोग किया है। और संस्था और संचार क्या थे, एक प्रकार के गुप्तचर थे। संस्था एक जगह रहकर ही, जो एक जगह ठहर कर कार्य करती थी, और जो संचार थे वो इधर उधर मतलब घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, जो गुप्तचर। ठीक है। तो गुप्तचर, ओरार, मंत्री, अमोचार, सेना नायक, सेनापतियार और पुरोहित, पुरोहितार, है ना। तो ये 5 समितियों का गठन किया गया था जो राजा पे अंकुश लगाने काम करती थी। अब देखिए मछुआरे। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मछुआरे किसकी पूजा करते थे? मछुआरे कहाँ पे मछली मारने जाते हैं? समुद्रों में, है ना, नदियों में। तो समुद्र का देवता कौन है? वरुण। तो याद रखिएगा, याद आसानी से हो जाएगा। वरुण की पूजा करते थे। जो किसान थे ना वो मरुद्रम की पूजा करते थे। मरुद्रम मतलब इंद्रदेव। ठीक है, मरुद्रम। मरियम्मा क्या थी? शीतला देवी। एक तरीके से जो चेचक होता है ना उसकी देवी जो होती है, तो मरियम्मा शीतला देवी। और कोरावई जो थी वो विजय की देवी होती थी। कोरावई क्या थी? विजय की देवी होती थी। तो मछुआरा वरुण, किसान हो गए मरुद्रम, और मरियम्मा हो गई शीतला देवी, एंड कोरावई हो गए विजय की देवी, कोरावई। शिव, अर्धनारेश्वर, अनंत शाही, विष्णु, कृष्ण, बलराम और अन्य देवता, ये जो है प्रमुख देवता थे संगम काल में। ठीक है, जिनकी उपासना की जाती थी। शिव, अर्धनारेश्वर, अनंत शाही, विष्णु, कृष्ण, बलराम देवता, ये सब अन्य जो महत्वपूर्ण देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, आराधना, उपासना की जाती थी। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। संगमकालीन आर्थिक स्थिति सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन तमिल काव्यों में रेशम के ऊपर तरह तरह की नक्काशीदार बुनाई का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो तमिल काव्य है वहां पे पता चलता है, इस तरीके का जिक्र हुआ है कि जो रेशम है, रेशम के ऊपर तरह तरह की नक्काशी की जाती थी, तो ऐसा बताया गया। ठीक है, बुनाई की जाती थी। प्राचीन काल में तमिल लोग एक और यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ दूसरी ओर, अब एक और तो ये लोग क्या करते थे, यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ, दूसरी तरफ ये लोग मलय द्वीप के साथ और वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। ठीक है। अब आइए उरैयूर। उरैयूर क्या था? सूती कपड़ों के लिए सबसे
महत्वपूर्ण, मतलब सूती कपड़ों का जो व्यापार होता था ना, यहाँ से होता था, इसके लिए उरैयूर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यापार के फलस्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी आदि, चावल, अदरक, दालचीनी, आपको बताऊं मैं, संगम काल में चावल का प्रोडक्शन मुख्य रूप से चावल का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, चावल, अदरक, दालचीनी आदि अनेक वस्तुओं के नाम मिलते हैं। यूनानी भाषाओं में तमिल भाषा से लिए गए हैं। तो यूनानी भाषाओं में तमिल भाषा से लिए गए हैं कौन कौन से शब्द? चावल, अदरक, दालचीनी आदि अनेक वस्तुओं के नाम जो है मिलते हैं। ठीक है, जो कि तमिल भाषा से यूनानी भाषा में लिए गए हैं। संगम काल में सौदागरों की सुरक्षा, जो सौदागर होते थे उनकी सुरक्षा के लिए और तस्करी रोकने के लिए, ठीक है, सड़कों पर सैनिक लगातार चौकसी करते रहते थे। ठीक है, आय का जो मुख्य स्रोत था वह खेती उपज से प्राप्त कर, तो खेती उपज से जो प्राप्त टैक्स होता था वो जो है आय का प्रमुख स्रोत था। और यही नहीं, जो लूट का धन होता था ना, वो भी एक तरीके से सोर्स था। व्यापार वगैरह भी था, वो भी था, लेकिन मुख्य सोर्स अगर हम बात करें तो वो खेती उपज से प्राप्त जो टैक्स होता था। कितना हिस्सा मिलता था, राजा का पावना कितना होता था और कितना वसूला जाता था, इसका स्पष्ट रूप से कहीं वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, किसानों से वसूले करों से राज्य अपनी सेना, अब जब किसानों से जो टैक्स वसूला जाता था ना, उसी टैक्स से, उसी पैसे से ही राज्य क्या करती थी? अपनी सेना का रखरखाव करती थी। सेना में कौन कौन होता था? बैल, रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही। ठीक है, और मुख्य अगर बात करें तो वो हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी युद्ध वगैरह में। और आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने बताया था कि सबसे पहले जो युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था वो हर्यंक वंश यानी मगध साम्राज्य है ना। चलिए, नींव कौन डाला था? बिंबिसार। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी हाथी की। और घोड़े आयात किए जाते थे। ठीक है, आयात किए जाते थे घोड़े, और घोड़े समुद्र के रास्ते से पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घोड़ों को क्या किया जाता था? इंपोर्ट किया जाता था। चले, अच्छा, आयात की कुछ वस्तुएं जाननी चाहिए आपको। जैसे घोड़े मैंने बताया, मुद्राएं, पुखराज, घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा, गदल, कांच, शराब, दोहत्ते कलश, ये सब क्या किए जाते थे? आयात। अब यहाँ से कुछ चीजें निर्यात भी की जाती थी ना, जैसे मसाला हो गया, वस्त्र हो गया, मलमल हो गया, मोती हो गया, है ना, और कछुए की खोपड़ी हो गई, ये सारे, और विलासिता की वस्तुएं हो गई, ये यहाँ से निर्यात की जाती थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए आगे आते हैं। सामंत और जो राजकुमार थे या सेनापति हाथी पर चढ़ते थे। पैदल सिपाही और घुड़सवार, अब पैदल सिपाही जो घुड़सवार थे ये क्या करते थे? ये अपने पैरों की सुरक्षा के लिए ना चमड़े की पनही मतलब होता है लाइक जूता, है ना, जूते पहनते थे। सुदूर दक्षिण में माँ और वेली भूमि, अच्छा, ये माँ और वेली ये किस लिए था? ये शब्द याद रखिएगा, ये भूमि के मापक थे। ठीक है, माँ और बेली। अनाज को अंबानम में तौला जाता था, और कहा जाता था संभवतः तौल की सबसे बड़ी इकाई यही होती थी। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस काल में मछली उत्पादन होता था, और जहाज निर्माण, कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। तो महत्वपूर्ण उद्योग कौन से थे? मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, कताई बुनाई, ये सब महत्वपूर्ण उद्योग थे। ठीक है, चेरों का राज काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल तथा भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध था। तो चेरों का राज किसके लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च के लिए, हल्दी, मछली, कटहल और भैंस आदि के लिए फेमस था चेरों का राज, है ना। लाल चेर कितना इंपॉर्टेंट है ना, बताना जरा, लाल चेर किसको कहते थे? आप लोग बताओगे मुझे। चलो, अब आ जाइए सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करते हैं।
देखिए, महिलाओं की स्थिति सही थी, विधवाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, इस वक्त सती प्रथा बिल्कुल थी, ठीक है। और समाधिकरण और आत्मदाह, मतलब आत्मदाह, ये दोनों चीजें होती थी, तो वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। तमिल भूमि में जो ब्राह्मणों का दर्शन मिलेगा वो सबसे पहले कब मिलेगा? संगम युग में। संगम साहित्य में वर्णन है कि एक आदर्श राजा वह है, एक आदर्श राजा वह है जो ब्राह्मण को नहीं सताए, ठीक है। तो ये कहां पे वर्णन है? संगम साहित्य में। राजा करिकाल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया, ऐसा बोला गया है, ठीक है। स्वर्ण के अतिरिक्त कवियों और भाटों को नगद, भूमि, रथ, घोड़े और हाथी भी दिए जाते थे। स्वर्ण मुद्राओं के अलावा ये भी दिए जाते थे, ठीक है। तमिल ब्राह्मण, तमिल जो ब्राह्मण थे ना, वो मदिरा भी पीते थे, मांस का भी सेवन करते थे, ठीक है। और क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई गया है। तो क्षत्रिय और वैश्य की बात करें तो ये संगम साहित्य में इनको नियमित वर्ण में के रूप में बताया गया है, ठीक है। सेना अध्यक्षों यानी सेना अध्यक्ष को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी, एनआरडी की उपाधि, ठीक है। चोल पांडे दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारी, असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के पद वल्लाल या धनी रखे जाते थे। तो जो असैनिक और सैनिक ये दोनों जो अधिकारी थे उनके पद वल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे, ठीक है। तो ये पद है इनका। चलो आगे देखते हैं। शासक वर्ग, अब ये जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। इस वर्ग यानी जो ये शासक वर्ग है, इस वर्ग के लोगों का वल्लालों से, अब ये जो शासक वर्ग है ना, इसके लोगों का जो है, ये जो वल्लाल थे जिनको अभी आपने देखा धनी किसान, ठीक है, वैवाहिक संबंध होता था। जबकि आप इसमें बताया गया कि भाई जो ये वल्लाल लोग थे ना, ये चौथी जाति में आते थे, फिर भी इनके वैवाहिक संबंध होते थे, ठीक है। खेत मजदूर का कार्य सबसे निचले वर्ग के लोग, अब देखिए खेत और मजदूर का कार्य कौन करता था? सबसे निचले वर्ग के लोग, कडेसियर, ठीक है, कडेसियर कौन थे? कडेसियर ये लोग करते थे, जिनकी स्थिति, अब ये जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, ये कैसे, इनकी स्थिति गुलामों जैसी थी। कैसी थी? गुलामों जैसी। कडेसियर, कडेसियर, ठीक है। परियार लोग खेत मजदूर थे। तो ये जो परियार लोग हैं ये कौन थे? खेत मजदूर थे। लेकिन भले ही खेत मजदूर थे, काम क्या था इनका कि पशु की खाल, ठीक है, और चमड़े का मतलब चर्म का कार्य करते थे, और चटाई की तरह भी उसका प्रयोग करते थे। ये लोग चटाई के रूप में भी उसका उपयोग करते थे। तो ये परियार हो गया। धनी लोग सुर्खी और ईंट के मकानों में रहते थे। जो लोग अमीर थे वो सुर्खी और ईंट के मकानों में रहते थे, और जो गरीब थे ना वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। गरीब लोग कहाँ रहते थे? झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। अब सब एक और इंपॉर्टेंट देखिए, तोलकापियम, तोलकापियम में बताया गया है कि विवाह को एक संस्कार के रूप में बताया गया। पहली बात, संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। बताया क्या? मान्यता दी गई है। और 8 प्रकार के विवाह अश्वलायन सूत्र में है ना, यहाँ भी वो जो 8 प्रकार के विवाह है, 4 मान्य और 4 अमान्य, उनका उल्लेख यहाँ भी मिलता है, ये याद रखिएगा तोलकापियम में, ठीक है। अब मृतक संस्कार, आगे देखिए, मृतक संस्कार विधियां भी बताई गई हैं, उस वक्त थी, ठीक है। मृतकों के संस्कार से संबंधित जो विधियां थी वो भी बताई गई हैं, उनका भी वर्णन है। अग्निदाह और समाधिकरण, अभी मैं बता रही थी, अग्निदाह और समाधिकरण दोनों विधियां उस वक्त प्रचलित थी। सती प्रथा था। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, काफी दयनीय थी। स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। तमिल क्षेत्र में वेदानुयायी ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे, ठीक है।
वेदों के जो अनुयायी ब्राह्मण थे वो शास्त्रार्थ करते थे, परंतु प्रदेशों में लोगों के जो मुख्य देवता थे ना, जो स्थानीय देवता थे, मुरुगन थे। और मुरुगन जो बात करूं मैं, उनका जो सिंबल है वो है मुर्गा, है ना, कुक्कुट। और इनके जो ये उपासना करते थे ना, इसके लिए एक नृत्य भी करते थे ये लोग, नृत्य, है ना। तो उस नृत्य को बोलते हैं वेल नाडल। क्या बोलते हैं? वेल नाडल। तो मुरुगन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देवता है। मुरुगन आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या सुब्राह्मण्यम कहलाने लगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। सबसे पहले तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमने देख लिया इस वक्त की, संगम काल की, और इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।